रेडियो पर आकाशवाणी हो रही थी कि मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के प्रभाव के कारण प्रदेशों के कुछ प्रांतों में हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। एक किसान जिसका नाम रज्जू था, वे अपने खेतों में परेशान होकर कहने लगा, हे प्रभु, और कितने दिन, 2 सालों से बारिश नहीं पड़ी है, परेशानी हो रही है। बैंक वाला कहता है कि हमें पिछली फसल के लिए लिया हुआ कर्ज चुकाना होगा, अगर वह चुकाया नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हे भगवान, वरुण देव हम पर कब कृपा करेंगे? तभी एक अन्य किसान वहां आकर रज्जू से कहने लगा, अरे रज्जू, अभी रेडियो पर बताया गया है कि 2 दिन में बारिश होने वाली है। रेडियो वालों के मौसम विभाग ने ऐसा बताया है। रज्जू कहने लगा, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो समझ लो कि 2 साल और बारिश नहीं होगी। इसी गांव में चंद्रशेखर नाम का एक लड़का रहता था, जिसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वे अपनी दादी के साथ पला बड़ा था। वे बिना कोई काम किए बस ऐसे ही आवारा घूमता रहता था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन उसकी दादी उसे उठाते हुए कहने लगी, चंद्रशेखर, उठ जा, सुबह हो गई है, कब तक सोता रहेगा? दादी, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मुझे सोने दो। हाँ, रोज देर रात तक वापस आना और सुबह लेट उठना, ऐसा कब तक चलेगा? तेरे माता पिता ने तो सारा भार मेरे ऊपर डाल दिया है और खुद परमेश्वर के पास चले गए। तू तो मुझ पर बोझ है। ठीक है दादी, उठ रहा हूँ मैं। दादी कहने लगी, इतनी दूर से पानी लाते लाते तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है, ऊपर से तू है जो पानी ही नहीं लाकर देता है। चिंता मत करो दादी, मैं तुम्हारे लिए गांव में कुआं खुदवाऊंगा। तुम्हारी यह 2 मील से पानी लाने की परेशानी दूर हो जाएगी। बेटा, कई लोगों ने कुएं खोदकर देखे हैं, पर किसी को अच्छा पानी नहीं मिल सका, तो तुम कौन सा करिश्मा कर दोगे? मेरे जीते जी तो ये ना हो पाएगा। तभी राजू उसके घर आया और चंद्रशेखर से कहने लगा कि मिट्टी खोदने का कुछ काम है, जाओ और वे काम कर आओ। दादी, ये कुदाल और फावड़ा पकड़कर काम करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ नौकरी की तलाश करके शाम तक वापस आ जाऊंगा। तू तो हमेशा बस यही कहता रहता है। क्या करूं, अब भगवान ही बचाए। चंद्रशेखर शहर जाने लगता है। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता है। जंगल के रास्ते चंद्रशेखर शहर पहुंचने ही वाला होता है कि अचानक एक पागल हाथी उसके सामने आ जाता है। चंद्रशेखर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। वह भागते भागते अचानक एक गुफा के सामने आ जाता है और वे उस पागल हाथी से बचने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। चंद्रशेखर को गुफा में जाते ही एक मनुष्य की मूर्ति दिखाई देती है और आवाज सुनाई देती है, आओ बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चंद्रशेखर कहने लगा, कौन है? इस गुफा में कोई है क्या? हाँ, जो तुमने सुना वो सच है, लेकिन मैं मूर्ति के रूप में यक्ष हूँ। एक साधु ने मुझे श्राप दिया और मैं मूर्ति बन गया। मैंने जब ऋषि से श्राप से मुक्त होने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, वहाँ देवी माँ की मूर्ति के पास मंत्र जल है। अगर कोई इंसान उस जल को मुझ पर छिड़केगा तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और चला जाऊंगा। चंद्रशेखर ने देवी के पास रखे जल को मूर्ति पर छिड़क दिया। पानी पड़ते ही यक्ष अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। धन्यवाद चंद्रशेखर, तुम्हारी वजह से मुझे आज इस श्राप से मुक्ति मिली है। मैं तुम्हें
तुम्हारी मदद के बदले में 2 वरदान दे रहा हूँ। एक वरदान तुम्हारे लिए उपयोगी है और दूसरा वरदान केवल दूसरों के लिए उपयोगी है। यदि तुम चाहो तो पहला वरदान दूसरों के लिए भी उपयोग कर सकते हो, किंतु तुम दूसरा वरदान अपने लिए उपयोग नहीं कर सकते हो। क्या एक मेरे लिए और एक दूसरों के लिए? मतलब मैं चाहूँ तो मैं अपना वरदान दूसरों को दे सकता हूँ, पर उनका वरदान मेरे लिए उपयोगी नहीं है। क्या ये सही है? चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। इसके बाद यक्ष वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही चंद्रशेखर भी वहाँ से निकल जाता है। हाथी गया कि नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अब तो शहर में जा भी नहीं सकता। चलो अब घर ही चलते हैं। वैसे भी बहुत भूख लगी है। दादी पता नहीं क्या क्या सुनाएंगी मुझे। आते समय उसे रज्जू दिखाई देता है और वे उनसे पूछता है, कहाँ से आ रहे हो रज्जू मामा? तो वे कहने लगा, मैं खेतों से आ रहा हूँ। चंद्रशेखर बोला, उन सूखे खेतों को रोज देखना जरूरी है क्या? शहर जाकर साबू राजा के पास जो मिट्टी का काम है वे कर सकते हो ना। कम से कम 4 पैसे तो मिलेंगे। 2-4 दिन और देखूंगा, नहीं तो फिर वही करूंगा। जब चंद्रशेखर घर पहुंचा तो उसकी दादी कहने लगी, आ गए बेटा। बोला था शहर जाओगे, गए कि नहीं कि बस घूम घाम के ही वापस आ गए? दादी, मैं शहर तो नहीं गया, लेकिन एक यक्ष को मोक्ष दिलवाकर आ रहा हूँ। हाँ बेटा, मेरी सुनाई कहानी मुझे ही सुनाओ, तुम नहीं सुधरोगे। नहीं दादी, मैं सच कह रहा हूँ। उस यक्ष ने मुझे 2 वरदान भी दिए हैं। बस बहुत हुआ, जाओ और खाना खाकर सो जाओ। अगले दिन सुबह होते ही दादी कहने लगी, चंद्रशेखर, ओ चंद्रशेखर, उठ जाओ, सुबह हो गई है। मुझे थोड़ा और सोने दो दादी। बेटा, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, जाकर जरा 2 घड़े पानी तो ले आओ। दादी, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। एक दिन पानी नहीं पिएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। इस लड़के को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हे भगवान, मुझे मृत्यु का वरदान दे दो। मेरे जाने के बाद ही इसे समझ आएगी। ऐसे कैसे दादी, मैं आपके बिना थोड़ी न रह सकता हूँ। अरे हाँ, वरदान से याद आया, कल यक्ष को मोक्ष दिलाने पर यक्ष ने मुझे 2 वरदान दिए थे ना। उसमें से एक वरदान मैं दूसरों के लिए उपयोग कर सकता हूँ ना। तो आपके लिए कुआं मांग लेता हूँ, मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो नहीं। तुम फिर शुरू हो गए। सिर्फ मंत्र पढ़ने से फल नहीं मिलता। चलो ये घड़ा लो और निकलो यहाँ से। दादी, मांग कर देख लेते हैं, हमारा क्या जाएगा। यदि मिल गया तो हमारा भाग्य, आपके साथ गांव का भी भला हो जाएगा। चंद्रशेखर दादी के साथ साथ पूरे गांव के लिए एक कुएं का वरदान मांगता है। तभी बाहर से एक जोर की आवाज आती है। अरे, ये जोर की आवाज क्या थी? क्या सच में हमें कुआं दे दिया? चलो दादी, बाहर चलकर देखते हैं। दोनों जैसे ही बाहर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ सच में ही एक कुआं है। दादी उस कुएं को देखकर हैरान रह जाती है। अरे बेटा, यहाँ सच में ही कुआं आ गया। हमारे गांव के लोगों को अब 2 मील जाकर पानी भरने की असुविधा से छुटकारा मिल जाएगा। बेटा, मुझे लगा कि तुम गप मार रहे हो, लेकिन तुम तो सच्ची घटना बता रहे थे। हाँ दादी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। उस यक्ष ने जो बोला था
वो सच था। दादी, मेरे पास एक और वरदान है, उसे इस्तेमाल करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मजा आ जाएगा। अरे चंद्रशेखर, रुको जरा, जल्दबाजी मत करो, तुम्हारे पास बस एक वरदान बचा है, ध्यान से सोच समझकर फैसला लेना। हाँ दादी, मैं एक काम करता हूँ, शहर जाकर धनवान लोगों का रहन सहन देखकर फिर फैसला करूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जो भी फैसला करोगे सही फैसला करना। उसके बाद चंद्रशेखर शहर के लिए निकल जाता है। पूरे शहर घूमने के बाद वो एक बड़ी सी इमारत के पास खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, ऐसी इमारत तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। अगर ये मेरी हो जाए तो मुझे कितनी खुशी होगी। अब मुझे और कुछ नहीं सोचना, पहले दादी को यह बात बताता हूँ और धन के साथ ऐसी इमारत भी मांगता हूँ। इतना सोचकर चंद्रशेखर वापस अपने गांव चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उसे बताता है कि चंद्रशेखर, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हमने डॉक्टर को तुम्हारे घर पर बुलाया है और तुम्हारी दादी तुम्हें याद कर रही है, जल्दी से घर चलो। तभी वे दोनों गांव जाते हैं और गांव में एक किसान को फांसी पर लटका हुआ देखते हैं। 2 सालों से बारिश ना होने के कारण फसल नहीं उगी होती है, जिसके कारण किसान बैंक का कर्ज नहीं चुका पाता और फांसी लगा लेता है। यह सब देखते हुए चंद्रशेखर वहां से दादी के पास आता है और कहने लगता है, डॉक्टर, मेरी दादी कैसी है? बेटा, तुम्हारी दादी की हालत बहुत खराब है, सब भगवान के हाथ में है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और डॉक्टर वहां से चला जाता है। दादी, डरो मत, मेरे पास एक वरदान और है, वो मैं आपके लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरे लिए इस दुनिया में आपसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। नहीं बेटा, मुझे कल नहीं तो परसों जाना ही होगा। मेरी एक बात मानोगे? हाँ दादी, बताओ। मैंने अभी अभी सुना कि हरिलाल कर्ज का बोझ नहीं सह पाया और उसने फांसी लगा ली। हमारे गांव के किसान बारिश के अभाव से बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तुम अपना दूसरा वरदान हमारे बदले गांव के किसानों के लिए इस्तेमाल करो। यह वरदान मांगो कि सही समय पर बारिश हो, कुएं तालाब जल से भरे हों, सारा गांव हरा भरा हो। तुम जिस धन की इच्छा कर रहे हो बेटा, वो केवल तुम्हें खुशी देगा, पर यदि तुम इस वरदान को गांव वालों के लिए इस्तेमाल करोगे तो सब खुश होंगे। अच्छी बात कही आपने दादी, आप कितनी अच्छी हैं, हम ऐसा ही करेंगे। चंद्रशेखर मन में एक बार फिर यक्ष को याद करके दादी ने जैसा कहा था वैसा वरदान मांगता है। उसी समय गांव में बारिश होने लगती है और सभी इसका आनंद लेने लगते हैं। बेटा, अब मुझे शांति मिल गई। मुझे लगता था कि मेरा पोता नालायक है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो अंत में इस गांव का रखवाला बनेगा। तुम इतनी अच्छी हो दादी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब यह सब कुछ हो रहा था, तभी यक्ष वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा चंद्रशेखर, तुम्हारी अच्छाई ने मेरे मन को छू लिया है। मेरे दिए दोनों वरदानों को तुमने दूसरों के लिए ही इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। मुझे एक और वरदान नहीं चाहिए स्वामी, बस आप मुझे मेरी दादी से दूर मत करो, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हारी दादी को ठीक करने के साथ साथ मैं तुम्हें
धन और दौलत भी दे रहा हूँ। अंत में जैसा चंद्रशेखर ने चाहा वो वैसे ही धन दौलत और अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। साथ ही गांव के किसान भी समय से फसल की कटाई करके धनी और खुशहाल रहने लगते हैं। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने जमाने में काम्बोज राज्य पर कुमार वर्मा नाम के राजा शासन करते थे। उनका विश्वास था कि समस्त विद्याओं में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है और शासन के कार्यों में वह सफल व्यक्ति हैं। एक बार रानी कौशल्या ने अपने पति कुमार वर्मा से मजाक में कहा कि पैतृक रूप से राजा बनने में कोई महत्व की बात नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति के बल पर राज्य का संचालन करना ही बड़ी बात है। रानी ने ये बातें परिहास पूर्वक कही थी, पर राजा कुमार वर्मा पर इन बातों का गहरा असर पड़ा। राजा ने सोचा कि अपने बड़प्पन को रानी के सामने साबित करना होगा। इसके लिए उन्होंने अनेक तरह की प्रतियोगिताओं का प्रबंध किया। उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए देश के अनेक प्रांतों से उत्साही युवक आ पहुँचे। उन विद्याओं में कुशल व्यक्तियों ने निर्णायकों का कार्य किया। प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अब केवल पुरस्कार वितरण का कार्य शेष रह गया था। राजा कुमार वर्मा ने खड्ग विद्या में प्रथम आए रामराज नाम के व्यक्ति को देखकर कहा, यह साबित हो गया है कि इससे बढ़कर खड्ग विद्या प्रवीण हमारे देश में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। सभी दरबारियों ने स्वीकृति दी। इस बात का निर्णय मुझे करना होगा। इन शब्दों के साथ राजा अपने हाथ में खड्ग लेकर रामराज के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए। इस पर सभी लोग विस्मय में आ गए। रामराज तथा कुमार वर्मा के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। अंत में रामराज ने कुमार वर्मा के हाथ से खड्ग को उड़ा दिया। कुमार वर्मा के चेहरे पर मानो खून उतर आया हो। इसी वक्त निर्णायकों ने घोषणा की कि रामराज ने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है। उन लोगों ने रामराज के कानों में गुप्त रूप से कुछ कहा। रामराज ने कुमार वर्मा के निकट पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आपके अद्भुत कौशल के सामने ना ठहरने की स्थिति में मैंने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए फिर एक बार युद्ध करने का मौका दीजिए। महाराज पराजित होकर क्रोध में थे, इसलिए उन्होंने झट से रामराज को अनुमति दे दी। इस बार कुमार वर्मा ने रामराज के खड्ग को आसानी से उड़ा दिया। पुरस्कार राजा को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार साहित्य गोष्ठी में सबको पराजित करने वाले वैद्यनाथ को राजा ने ललकारा। दोनों के बीच चर्चा चल रही थी। तभी निर्णायकों ने ये घोषणा करके पुरस्कार राजा को दिया कि वैद्यनाथ ने व्याकरण की अनेक गलतियां की हैं। इस तरह से सभी क्षेत्रों के पुरस्कार राजा ने जीत लिए। इस प्रकार एक वर्ष नहीं, लगातार 5 साल कुमार वर्मा ने प्रतियोगिताओं में स्वयं सभी पुरस्कार प्राप्त किए। यह बात उसने रानी को बताई, पर रानी मुस्कुराकर चुप रह गई। उन्हीं दिनों कुमार वर्मा को एक भयंकर समाचार प्राप्त हुआ। मंत्री भैरव अनेक दिनों से राज्य को हड़पने का षड्यंत्र कर रहा है। उसकी योजना लगभग पूरी हो चुकी है। किसी भी क्षण भैरव गद्दी पर बैठ सकता है। यह समाचार मिलते ही राजा कुमार वर्मा अपनी पत्नी कौशल्या के साथ गुप्त रूप से वेश बदलकर राजधानी से भाग निकला। अब राजा एक साधारण मानव था। राजा कुमार वर्मा तथा रानी कौशल्या अपने राज्य के किसी कोने में स्थित
एक छोटे से गांव में पहुँचे। अपने नाम बदलकर गरीबों की तरह मेहनत करके अपने दिन बिताने लगे। जनता के बीच अपने दिन काटते हुए कुमार वर्मा ने उनकी जरूरतों को समझा और उनके दुख सुख का अनुभव करते हुए यह समझ लिया कि उसका शासन जनता के लिए हितकारी ना रहा था। उस वर्ष भी राजा कुमार वर्मा को ये खबर मिली कि पहले की तरह ही इस साल भी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। वे बहुत प्रसन्न हुआ, मगर उन प्रतियोगिताओं को लेकर युवकों में किसी भी प्रकार का उत्साह न देख वे आश्चर्य में आ गया। उसने कई लोगों से इसका कारण पूछा। सबने कहा, इन प्रतियोगिताओं का मतलब ही क्या रहा, सारे पुरस्कार राजा को ही प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी हालत में हम क्यों अपना समय व्यर्थ करके उनमें भाग लें। राजा कुमार वर्मा ये सोचकर प्रसन्न हुआ कि जनता ने उसकी प्रतिभा को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उस समय का राजा भैरव राजतंत्र को छोड़ और किसी विद्या में सामर्थ्य नहीं रखता था। इस कारण कुमार वर्मा यह सोचकर राजधानी की ओर चल पड़ा कि वह उन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त कर लेगा। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कुमार वर्मा विजयी हुआ। सभी क्षेत्रों में विजय हुए व्यक्तियों को अंत में राजा भैरव ने अंतिम प्रतियोगिता के लिए ललकारा। उसके तथा कुमार वर्मा के बीच में खड़ग युद्ध हुआ। कुमार वर्मा ने कुछ ही क्षणों में भैरव को बेहथियार कर दिया। तुरंत निर्णायकों ने बताया कि कुमार वर्मा ने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद उन लोगों ने कुमार वर्मा को अलग से ले जाकर समझाया, पगले, तुम एक व्यक्ति के साथ स्पर्धा नहीं, एक बड़े पद के साथ स्पर्धा कर रहे हो। तुम्हें भैरव के हाथों नहीं, सिंहासन के समक्ष हारना था। तुम राजा से क्षमा मांग लो और एक और मौका मांगकर उनके हाथों से हार जाओ, वरना तुम खतरों में फंस जाओगे। लाचार होकर कुमार वर्मा ने भैरव को विजय होने दिया। तब जाकर कुमार वर्मा की समझ में यह बात आई कि उसके राजपद पर रहते कैसे वह सभी पुरस्कार प्राप्त कर पाया। जब कुमार वर्मा गांव को लौट आया तब कुछ लोगों ने उसे टोका, क्या हुआ, राजा भैरव ही जीत गए ना, इसके वास्ते तुम नाहक राजधानी में गए ही क्यों? अगर तुम पुरस्कार पाना चाहते हो तो तुम्हें राजा बनना होगा। उधर भैरव के शासन में जनता का शोषण बढ़ता जा रहा था। इसे भांपकर कुमार वर्मा देशाटन पर निकल पड़े। उन्होंने साहसी युवकों को अपने दल में मिला लिया और गुप्त रूप से एक सेना तैयार की। उस सेना के नायक के पद के लिए प्रतियोगिताएं चलाई गई। उन प्रतियोगिताओं में कुमार वर्मा विजय हुआ और वह सेनापति चुना गया। इसके बाद कुमार वर्मा ने फिर से अपना राज्य पाने के लिए एक अच्छी योजना बनाई। दूसरे साल की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कुमार वर्मा अपनी सेना के साथ चल पड़ा और उस साल भी हर साल की तरह सभी प्रतियोगिताओं में वे विजय हुआ। इसके बाद भैरव ने कुमार वर्मा को खड़ग युद्ध के लिए ललकारा। कुमार वर्मा ने बड़ी आसानी के साथ भैरव के हाथ से खड़ग को उड़ा दिया और अपनी तलवार को भैरव की छाती पर टिकाकर जनता से कहा, इस दुष्ट ने मेरा वध करना चाहा, मगर अपने विश्वास पात्रों के द्वारा चेतावनी देने पर मैं बच निकला। मैं एक जमाने का आप लोगों का राजा कुमार वर्मा हूँ। यह भैरव अगर जनता पर अच्छा शासन करता तो मैं इसके काम में दखल ना देता। मैं जनता के कल्याण के वास्ते आगे आया हूँ। तुम लोग मुझे फिर से राजा के रूप में स्वीकार करोगे
या मुझे इस गद्दी के वास्ते युद्ध करना होगा। फिर कुमार वर्मा ने अपनी नकली पोशाकें हटा दी। दरबारियों ने कुमार वर्मा को पहचाना और उनका जय जयकार किया। बिना खून खराबे के राज्य कुमार वर्मा के हाथों में आ गया। इस बार रानी कौशल्या ने अपने पति से पूछा, यदि आपने पहले ही अपनी सेना को बता दिया होता कि आप ही कुमार वर्मा हैं, तो आप कब के राजा बन चुके होते। रानी कौशल्या, मैंने इस बार राज्य को पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि अपनी शक्ति के बल पर प्राप्त किया है। यदि अपनी सेना को पहले ही बता देता तो अपने बल से राज्य पाने का मौका ना मिलता और ना ही इसे प्रमाणित करने का अवसर। अब अपनी शक्ति पर मुझे विश्वास है, इसलिए प्रतियोगिताओं में मुझे भाग लेने की जरूरत नहीं है, राजा ने कहा। इसके बाद राजा ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दिया। इस कारण राज्य की तरफ से चलाई जाने वाली प्रतियोगिताओं ने वास्तविक सामर्थ्य रखने वाले युवकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद राजा ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दिया और इस तरह से राजा कुमार वर्मा ने रानी कौशल्या को अपना सामर्थ्य साबित किया। अब राजा कुमार वर्मा अपने राज्य का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे थे और प्रजा भी उनके राज्य में बहुत खुश थी। धन्यवाद।